बुलबुल नाम की एक लड़की थी। उसे फोटो खिंचवाने का बहुत शौक था। वो जहाँ भी जाती थी फोटोज खींचती रहती थी और उन्हें अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करती थी। एक बार वो अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थी। अरे तुम लोग क्या तब से बैठकर बस बातें किए जा रहे हो? एक फोटो तो खींचो मेरी। सोशल मीडिया पर लोग इंतजार कर रहे होंगे मेरा कि मैं कब अपने फोटोज डालूंगी। अरे बुलबुल, क्या तू हर वक्त बस फोटोज ही खींचती रहती है? अरे इस फोन और कैमरे के बाहर भी एक दुनिया है, जरा इसको भी एंजॉय कर ले। हाँ बुलबुल, तुम तो घर पर भी यही करती थी और यहाँ भी एक वही कर रही हो। कुछ तो चेंज करो। हाँ रोहन, ये तुमने एकदम पते की बात कही है। कुछ तो चेंज करना चाहिए मुझे। तो ठीक है, मैं फोन से फोटोज नहीं खींचूंगी, बल्कि मैं एक फोटो स्टूडियो पर जाकर फोटो खिंचवाऊंगी और फिर उसे सोशल मीडिया पर डालूंगी। हे भगवान, मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या सुन रही हो? जाओ, जो मन में आए करो, हमें छुट्टियाँ एंजॉय करने दो प्लीज। इसके बाद बुलबुल अपना फोन और बैग लेकर वहाँ से चल देती है और उसके दोनों दोस्त रोहन और मीरा वहीं बैठे रहते हैं। देखना रोहन, ये इसकी आदतें इसे एक दिन बहुत महंगी पड़ेगी। छोड़ो उसे, हमें क्या, हम अपनी छुट्टियाँ अच्छे से एंजॉय करेंगे। बुलबुल चलते चलते काफी दूर निकल आई थी, लेकिन उसे कहीं भी कोई फोटो स्टूडियो नहीं दिखा। लेकिन अचानक से उसकी नजर एक दुकान पर पड़ती है जिस पर बड़ा सा बोर्ड लगा था। उस पर लिखा था सरप्राइज फोटो बूथ। अरे ये तो बड़ा ही यूनिक नाम है। खैर चलो, आखिरकार मुझे फोटो स्टूडियो तो मिला। बुलबुल जल्दी से स्टूडियो के अंदर चली जाती है। वहाँ जाकर बुलबुल दंग रह जाती है क्योंकि अंदर एक चुड़ैल खड़ी थी। अरे बाप रे, ये तो एक चुड़ैल है। भागो भागो भागो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारना। अरे अरे, कहाँ भाग रही हैं आप मैडम? आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरा ही फोटो स्टूडियो है ये। बताइए आपको कैसी फोटो खिंचवानी है? क्या? अच्छा, मगर मैंने तो ऐसा पहली बार देखा है। माफ करना, मैं थोड़ा डर गई थी। जी कोई बात नहीं, अक्सर लोग यहाँ आकर ऐसे ही डर जाते हैं। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप विश्वास करिए, आपको मुझसे कोई खतरा नहीं है। जी लेकिन आप यहाँ कैसे? मतलब ये स्टूडियो आपने कब और कैसे खोला? दरअसल जब मैं जिंदा थी तब मैं एक फोटोग्राफर थी। मुझे बहुत बड़े बड़े लोगों ने अपने फंक्शंस में बुलाया था फोटो खींचने के लिए। लेकिन एक दिन एक्सीडेंट में मेरी मौत हो गई और तब से मैं यहाँ वहाँ भटक रही थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी फोटोग्राफी जारी रखूं, तो बस मैंने ये स्टूडियो खोल लिया। ओह क्या बात है, ये तो सच में बहुत इंस्पायरिंग है। आप तो कितनी महान हैं। आपने मरने के बाद भी अपना शौक जिंदा रखा। वाह वाह वाह। जी शुक्रिया। चलिए मैं आपकी फोटो खींच देती हूँ। बताइए कैसी फोटो खिंचवाना चाहेंगी आप? वो दरअसल मुझे अपने सोशल मीडिया के लिए फोटोज खिंचवानी है, और हाँ, मैं आपका ये यूनिक फोटो स्टूडियो भी उस पर डालूंगी। वो उससे मेरे व्यूज बढ़ेंगे ना, इसीलिए। हाँ हाँ, जरूर जरूर, आइए ना। फिर बुलबुल अपना मोबाइल निकालकर स्टूडियो का वीडियो बनाने लगती है। देखिए दोस्तों, आज मैं आई हूँ इस कमाल के फोटो स्टूडियो में जिसकी मालकिन ये मिस चुड़ैल जी हैं। आप सब भी यहाँ आकर फोटो जरूर खिंचाइए। फिर बुलबुल सीट पर जाकर बैठ जाती है और चुड़ैल अपने कैमरे से बुलबुल की फोटो खींचती है। जैसे ही वो कैमरे का बटन दबाती है, वैसे ही बुलबुल गायब हो जाती है और वहाँ पर एक तस्वीर आ जाती है। बुलबुल का फोन वहीं पर गिर जाता है। ये लो, एक और फोटो जुड़ गई मेरी इतनी बड़ी कलेक्शन में। अब इसे भी सजा कर रख देती हूँ बाकी इंसानों के साथ। चुड़ैल बुलबुल की फोटो को सामने रख देती है जहाँ कई लोगों की फोटोज थी। असल में वो सब फोटोज में अलग अलग लोग कैद थे जिन्हें चुड़ैल ने अपने जादुई कैमरे से कैद किया था। उधर दूसरी तरफ बुलबुल के दोस्त उसे हर जगह ढूंढ रहे थे। अरे यार, ये बुलबुल आखिर चली कहाँ गई? हमें वापस घर भी जाना और इसका कोई अता पता नहीं है। चलो हम अकेले वापस चलते हैं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो रोहन? हम अपने दोस्त को ऐसे किसी अनजान जगह पर अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? चलो उसे ढूंढते हैं। रुको, सोशल मीडिया पे चेक करता हूँ। वो जहाँ भी होगी वहाँ की फोटोज जरूर डाली होगी उसने। तभी रोहन अपने फोन में बुलबुल की प्रोफाइल खोलता है और उसमें उसे एक वीडियो दिखती है जो कि बुलबुल ने थोड़ी देर पहले ही डाली थी। रोहन को पता चलता है कि बुलबुल किसी अजीब से फोटो स्टूडियो में थी जहाँ एक चुड़ैल मालकिन थी और उसके बाद वो ऑनलाइन ही नहीं आई। हो ना हो ये बुलबुल यहीं पर होगी। चलो चलकर उसे ढूंढते हैं। भला कोई ऐसी डरावनी जगह कैसे जा सकता है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है रोहन। इतनी देर से बुलबुल ने कुछ पोस्ट नहीं किया। कहीं इस चुड़ैल की फोटो स्टूडियो में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अब ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। बस देखो हम भी बुलबुल के साथ शहीद ना हो जाएं। फिर रोहन और मीरा उस फोटो स्टूडियो को ढूंढने में लग जाते हैं और थोड़ी देर में वो वहाँ पहुँच जाते हैं। देखो ये जगह सच में कितनी अजीब है। पता नहीं बुलबुल यहाँ क्यों आई। ना जाने उसका क्या हाल हो रहा होगा यहाँ। यहाँ एक खिड़की है मीरा, और झाँक कर देखते हैं कि अंदर क्या हो रहा है।
मीरा और रोहन खिड़की से झांक कर देखते हैं कि वहाँ वही चुड़ैल थी जिसका वीडियो बुलबुल ने डाला था और वो एक लड़के की फोटो खींच रही थी। लेकिन फोटो खींचते ही वो लड़का खुद एक फोटो में बदल गया। ये देखकर रोहन और मीरा बहुत डर गए। भागो भागो, ये तो बहुत खतरनाक चुड़ैल है, भागो, अपनी जान बचाओ मीरा, भागो। कहाँ भाग रहे हो तुम? वो देखो बुलबुल की फोटो भी वहीं रखी हुई है। इसका मतलब कि बुलबुल भी फोटो में कैद है। हमें उसे बचाना होगा। नहीं नहीं, मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे जाने दो, मुझे डर लग रहा है, प्लीज मुझे जाने दो मम्मी। तुम्हें शर्म नहीं आ रही रोहन? मम्मी मम्मी करके रो रहे हो? जाओ, तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मैं अपनी दोस्त को यहाँ अकेले नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे वापस लेकर ही घर आऊंगी। इतना कहकर मीरा स्टूडियो के अंदर चली जाती है। उसे अंदर जाता देखकर रोहन भी उसके पीछे जाता है। आइए आइए, जब से उस अनजान लड़की ने मेरे बारे में अपने सोशल मीडिया पर डाला है, तब से मेरे यहाँ कस्टमर्स की लाइन लगी हुई है। बताइए कैसी फोटो चाहिए आपको? हाँ हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम भी उसको देख कर आए हैं। तो वो लड़की अभी कहाँ है? मीरा की ये बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। उससे तुम्हें क्या, आओ और आकर फोटो खिंचाओ बस। मीरा रोहन को इशारा करती है कि वो जाकर फोटो खिंचवाए। रोहन डर जाता है और मीरा के पास जाकर धीरे से कहता है, अरे मीरा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम अब क्या मुझे बलि का बकरा बनाओगी? चुप हो जाओ रोहन, और जितना कहती हो उतना करो। जाओ और जाकर फोटो खिंचाने के लिए बैठ जाओ। देखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। रोहन डरते डरते जाकर चेयर पर बैठ जाता है और चुड़ैल अपना कैमरा लेकर आ जाती है। ओह वाह, कितना सुंदर कैमरा है। लाइए, क्या मैं इसे देख सकती हूँ? क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपना कैमरा किसी को छूने भी नहीं देती हूँ। मीरा समझ जाती है कि कैमरे में कोई न कोई राज छुपा है। उसे एक आइडिया आता है। अच्छा, इसके पहले कि आप हमारी फोटो खींचे, क्या मैं आपकी अभी तक खींची हुई फोटोज देख सकती हूँ? उससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि हम किस पोज में फोटो खिंचा सकते हैं। ठीक है, मैं अभी एल्बम लेकर आती हूँ और आपको फोटोज दिखाती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल एल्बम लेने चली जाती है और पीछे से मीरा मौके का फायदा उठाकर उसका कैमरा उठा लेती है। चुड़ैल उसे देख लेती है और चिल्लाने लगती है, नहीं, मैंने कहा ना, मैं अपना कैमरा किसी को भी छूने नहीं देती हूँ। वापस रखो उसे, वरना अच्छा नहीं होगा। चुड़ैल कहीं की, जल्दी से हमारी दोस्त को आजाद कर, वरना आज तेरी खैर नहीं। हम दोनों मिलकर तुझे बहुत मारेंगे, समझी? चुड़ैल को गुस्सा आता है और वो रोहन को मारने के लिए आगे बढ़ती है। अरे नहीं, छोड़ दे उसे चुड़ैल। मीरा हाथ में पकड़ा हुआ कैमरा जमीन पर पटक देती है और उस कैमरा को तोड़ देती है। कैमरा टूटते ही फोटोज में कैद सभी लोग आजाद हो जाते हैं। नहीं नहीं, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। ये सब तो आजाद हो गए। ये तुम लोगों ने क्या किया? सभी लोग चुड़ैल को गुस्से से देखते हैं और उसे मारने लगते हैं। किसी तरह चुड़ैल वहाँ से अपनी जान बचाकर भागती है। बुलबुल अपने दोस्तों को देखकर बहुत खुश होती है। दोस्तों, तुम मुझे बचाने आ गए। अगर तुम ना आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। चलो अब यहाँ से चलते हैं, वापस घर भी चलना है अब हमें। बुलबुल, आज के बाद कभी भी अजीब सी फोटोज खींचने के बारे में मत सोचना। हम हर बार नहीं आएंगे तुम्हें बचाने। नहीं नहीं, अजीब तो क्या, मैं अब आम फोटोज भी नहीं खींचूंगी। आज से भूल गई कि फोटोज खींचना क्या होता है। बुलबुल की बात सुनकर रोहन और मीरा हंसने लगते हैं और वो तीनों वापस अपने घर चले जाते हैं। उस दिन के बाद से किसी ने भी उस चुड़ैल को फोटो स्टूडियो के आसपास भी नहीं देखा और न ही कभी दोबारा कोई उस स्टूडियो। एक गांव में एक भिखारी रहा करता था। उस भिखारी को हर चीज से शिकायत रहती थी। हे भगवान, बाकी लोग इतने खुश रहते हैं और मेरी जिंदगी ऐसी कैसी। मैंने ऐसा क्या पाप किया था जिसकी वजह से मुझे ये जिंदगी मिली है। तभी वहाँ से मोहन जा रहा होता है और वो भिखारी की बात सुनता है और भिखारी से बोलता है, क्या भिखारी भाई, सुबह सुबह रोना चालू है? आपको कुछ और काम नहीं है क्या? अरे ये क्या बोल दिया मैंने आपको? आपको तो सच में कुछ काम नहीं है। कितनी अच्छी तो जिंदगी है, लोगों के पैसे पर जीते रहो, खाओ पियो सो जाओ, किसी की टेंशन नहीं, किसी के लिए कुछ करना नहीं। अब इससे अच्छी जिंदगी क्या देगा ऊपर वाला आपको? देखो मोहन, मैं भगवान से बात कर रहा था। तुम भगवान तो नहीं हो और ना ही मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूँ, तो तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। हाँ, मैं तो जा ही रहा हूँ। मुझे तो बहुत काम है क्योंकि मैं मेहनत करके खाता हूँ ना। चलो अब मैं अपने काम पर चलता हूँ।
इसका कुछ तो करना पड़ेगा, बहुत जबान चलाने लगा है। मोहन रास्ते से जा ही रहा होता है कि तभी अचानक उसकी बाइक खुद ब खुद खेत की तरफ तेजी से मुड़ जाती है। आगे जाकर मोहन खेत में गिर जाता है। माँ, हे भगवान, जोर से चोट लग गई, लेकिन मैं यहाँ गिर कैसे गया? अभी कहाँ चोट लगी है तुझे? चोट तो अब लगेगी, बहुत बोलता है ना तू। अब क्या होगा, माफी मांग कर। अब तो तूने कर दिया जो तुझे करना था। चुड़ैल इतना बोलकर उसकी जुबान खींच लेती है। इसी जुबान से बोला था ना, अब जाकर कैसे बोलेगा सबको? जुबान तो मैंने खींच ली, चल अब बता क्या ही बोलेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी जिंदगी से तो मरना ही अच्छा है। इतना बोलकर चुड़ैल ने मोहन को मार डाला। ये बात गांव में आग की तरह फैल गई और सब इस बारे में बात करने लगे, लेकिन सबको लगा ये एक्सीडेंट था। ये तो होना ही था। जिसको बात करने की समझ नहीं हो, उसके साथ कुछ अच्छा कैसे हो सकता है? अगली सुबह फिर से भिखारी गांव की सड़क पर बैठा होता है। आज कितनी धूप है, लग रहा है जैसे जल जाऊंगा मैं। यहाँ तो कोई पानी भी नहीं पिलाता। हाँ, तुम ही तो यहाँ के मुख्यमंत्री हो। हम सबको तुम्हारी ही सेवा में लगे रहना चाहिए, तभी तो हमारे भाग्य खुलेंगे। बड़ा आया पानी पीने वाला, भीख मांग कर तो खाता है। देखो राकेश, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा है, तो तुम अपना रास्ता नापो। अरे क्या रास्ता नापू? रोज सुबह रोने बैठ जाता है मनहूस कहीं का, जैसे हम तो बहुत मस्ती में हैं। चल आ यहाँ से। रोएगा तो अब तू। भिखारी अपनी बोरी के नीचे से एक पैकेट निकालता है और जमीन पर राकेश का नाम लिख देता है, और राकेश अचानक आधे रास्ते में उल्टी करने लगता है। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है एक सुंदर रूप लेकर। तुम कौन हो? क्या एक गिलास पानी दे सकती हो? मुझे बहुत उल्टी हो रही है, लग रहा है जैसे तबीयत खराब हो गई है। हाँ बिल्कुल, अभी देती हूँ। पर जब वो पानी उसके हाथों पर गिराने लगती है तो वो पानी नहीं होता, खून होता है। फिर चुड़ैल अपना असली रूप ले लेती है। मुझे बताना पड़ेगा मैं कौन हूँ? मेरी खूबसूरती देखकर कंफ्यूज हो गया क्या? चुड़ैल चिल्लाकर उसकी गर्दन पर अपने नाखूनों से हमला करती है और उसका खून पी जाती है। अगली सुबह लोगों को राकेश की लाश मिलती है। देखो तो कितनी बेदर्दी से मारा है इसको। इसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। किसी जानवर ने काट लिया होगा। बदतमीज तो था ही, किसी को भी कुछ भी बोल देता था। क्या पता किसी जानवर को मारने की कोशिश की हो तो बदले में जानवर ने ही इसको मार दिया। लोग भिखारी की बात को सच मान लेते हैं। अगली सुबह एक बार फिर भिखारी हमेशा की तरह शिकायत कर रहा होता है। हे भगवान, आज कुछ तो मिले जिससे मेरा जीवन चले, ऐसे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। अरे भाई, ऐसे कैसे आप भूखे मर जाओगे, वो भी मेरे होते हुए? ये लो, आप ये खाना खा लो, मैंने टिफिन बनाया था। और अगर आपको कभी भी भूख लगे तो आप मुझे बोल देना। तुम कौन हो और क्या इस गांव में नए नए आए हो? हाँ जी, मैं इस गांव में नया आया हूँ। चलो, मुझे काम के लिए देरी हो रही है, मिलते हैं बाद में। इतना अच्छा व्यवहार तो इस गांव में किसी का भी नहीं है। भगवान उसका भला करे। राम थोड़ी दूर पर जाता है तो उसको एक सुराही दिखाई देती है। ये कैसी सुराही है? इतनी चमक रही है ये। इतना बोलकर राम सुराही के पास चला जाता है और सुराही को उठाकर देखता है। अरे, इसमें तो सोने के सिक्के भरे पड़े हैं, लेकिन यहाँ किसने रख दिया होगा? किसी का खो तो नहीं गया? तभी वहाँ एक सुंदर औरत आती है। क्या हुआ भाई साहब, आपकी सुराही लेकर किस सोच में पड़े हुए हैं? बहन जी, ये सुराही सोने के सिक्के से भरी हुई है और ये मेरी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जिसकी सुराही खोई होगी उसको कितना दुख पहुंचा होगा। अब मैं सुराही कैसे उस तक पहुंचाऊं? अरे भाई साहब, जिसके पास सोने की सुराही हो उसके पास तो क्या कुछ नहीं होगा। ये भगवान का संकेत है आपके लिए। आप बड़े नेक दिल मालूम पड़ते हैं।
ये सुराही आप रख लीजिए, ऊपर वाले का तोहफा समझकर। कोई मांगे तो उसको दे दीजिएगा, ना मांगे तो आप रख लीजिएगा। फिर राम सुराही लेकर वहाँ से चला जाता है। गांव में हो रहे हादसे से परेशान शंभू बहुत दिनों से पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है और आज भी यही पता लगाने वो राम के पीछे निकला होता है। जो भिखारी से प्यार से बात करे वो जिंदा वापस आ जाता है या फिर सही सलामत वापस आ जाता है, लेकिन जो भी भिखारी से ऊंची आवाज में या बुरी तरह बात करता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है या तो मर जाता है। ये चक्कर क्या है आखिर? तभी वो देखता है कि सुंदर औरत वहीं खड़ी है और वो भिखारी भी वहीं आ गया। कितना नेक दिल इंसान है, ऐसे ही क्यों नहीं होते सारे इंसान। इस तरीके के इंसान अगर होने लगे हमें किसी को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी मालिक, इनको समझ नहीं आता दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। शंभू भूतिया जिन्न और चुड़ैल की बातें सुन लेता है। अच्छा तो ये बात है, ये तो बहुत आसान जरिया है पैसा कमाने का। कल मैं भी भूतिया जिन्न को खाना खिलाऊंगा। अगली सुबह, अरे भिखारी भाई, ये लो कुछ खाना खा लो, आपको भूख लगी होगी। धन्यवाद शंभू, पर मेरा पेट आज भरा हुआ है। कोई बात नहीं, तुम्हें जब खाना हो तो खा लेना। चलो आज तो सोने की सिराही मिलने वाली है। वो खुश होते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में उसको एक 20 रुपए का नोट मिलता है। एक प्लेट खाना खिलाने के बदले 20 रुपए? भिखारी ने तो मुझे भिखारी समझ लिया। इतना किया और कुछ फायदा भी नहीं। तभी वहाँ भिखारी आ जाता है और शंभू से कहता है, अरे भाई शंभू, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? सहायता करने के बदले तो ये दिया और 20 रुपए के बदले और सहायता लेने और चला आया। अरे शंभू भाई, बताओ ना, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो? बताओ, अगर कर पाया तो कर दूंगा। वो क्या है ना, मुझे मेरे गांव जाना है तो मुझे 2000 रुपयों की जरूरत है। अगर तुम मुझे वो दे देते हो तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। वापस आते ही तुम्हें लौटा दूंगा। चल हट, मुझे पागल समझ के रखा है क्या? उस राम को तो तूने सोने की सुराही दे दी और मुझे 20 रुपए, ऊपर से मुझसे 2000 मांगने चला आया। चल भाग यहाँ से, मेरा दिमाग खराब हो गया है सुबह सुबह। तेरे पास कोई 2000 रुपए नहीं है तुझे देने के लिए, भिखारी कहीं का। तभी वहाँ पर एक भयानक चुड़ैल प्रकट हो जाती है। अरे मालिक, ये तो एक अच्छा आदमी है, इसने तो आपको खाना खिलाया था ना। अब आप आराम कीजिए मालिक, अब मेरा काम है। इतना बोलकर चुड़ैल शंभू को उठाकर जमीन पर पटक देती है। फिर उसको घसीटते हुए जंगल की तरफ ले जाती है और वहाँ एक पेड़ पर टांग देती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। मालिक चलो यहाँ से, किसी दूसरे गांव में चलते हैं। इतना बोलकर चुड़ैल और भूतिया जिन्न एक साथ वहाँ से चले जाते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में बिरजू नाम का एक लड़का रहा करता था। बिरजू की एक चाय की दुकान थी। वो एक आम आदमी था। उसके हाथ की चाय पूरे इलाके में मशहूर थी। लोग उसके यहाँ चाय पीकर अपने दिन भर की थकान दूर करते थे। एक दिन, अरे बिरजू, एक कड़क चाय लगा दो। अरे भाई, अभी देता हूँ। और कैसा रहा आज का दिन? बस भाई, दिन भर काम और शाम को तेरे हाथ की चाय। बस मेरा दिन तो ऐसे ही गुजरता है। ये लो गर्मा गर्म चाय। ये हुई ना बात। बिरजू भाई, तेरे हाथ की चाय पीकर तो पूरी थकान ही दूर हो गई। अरे भाई, मेरे लिए भी लगा दो एक कड़क चाय। ये लो भाई। वाह बिरजू, तुझे पता है तेरे हाथ की चाय मेरा दिन बना देती है। हाँ भाई, ये तो तुमने ठीक कहा। इसके बाद धीरे धीरे रात होने लगी। बिरजू ने अपनी दुकान बंद की। घर जाते समय उसे बूढ़ा आदमी रास्ते के किनारे मरी हुई हालत में दिखा। क्या हुआ बाबा, ठीक तो हो? तबीयत ठीक नहीं है आपकी? नहीं बेटा, घर जा रहा था, रास्ते में ही ऐसा लगता है कि अब और नहीं चल पाऊंगा।
ऐसा मत कहो बाबा, चलो मैं ले चलता हूँ। कहाँ जाना है आपको? मुझे अपने परिवार के किसी सदस्य के बारे में बताइए, मैं उन्हें कॉल कर लेता हूँ। नहीं बेटा, मेरा कोई नहीं है, मेरे दिन पूरे हो गए हैं, अब और नहीं। तुम एक भले आदमी हो, कितने लोग मुझे देखकर गुजर गए, लेकिन सिर्फ तुम ही थे जो मेरे पास है। तुम्हें तुम्हारी भलाई का फल जरूर मिलेगा। बाबा ऐसी बातें मत करो, आप चलो मेरे साथ, मैं आपको दवाई दिला देता हूँ, चलो। बिरजू ने बाबा को उठाया और थोड़ी दूर जैसे ही चलने लगा, वैसे ही बाबा ने अपने प्राण त्याग दिए। ये देखकर बिरजू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हे प्रभु, ऐसी जिंदगी किसी को ना मिले। इन्होंने अपने प्राण मेरे सामने त्यागे हैं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं इनका अंतिम संस्कार कराऊं। अगले दिन पंडित जी, ये बाबा कल मुझे रास्ते के किनारे मिले, इन्होंने मेरे सामने अपने प्राण त्यागे हैं, इसीलिए मेरा मन है कि मैं ही इनका अंतिम संस्कार करवा दूं। तुम बहुत अच्छे हो बेटा, आजकल कोई अपनों का नहीं होता और तुम अनजान आदमी के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। इसके बाद पंडित से बात करके बाबा का अंतिम संस्कार कराया गया, क्योंकि उनके घर में कोई नहीं था, इसीलिए ये सारा काम बिरजू ने ही किया। कुछ दिनों बाद बिरजू फिर से अपने पुराने दिनों की तरह काम में लग गया। दिन भर लोगों को चाय पिलाता और रात को घर जाकर सो जाता। एक दिन जब बिरजू दुकान बंद कर रहा था, तभी अचानक बिरजू की दुकान में 2 लोग पहुंच गए। सुनो, चाय देना। भाई अब तो दुकान बंद करने का समय हो गया है, हम बहुत दूर से आए हैं और थक भी गए हैं, मेहरबानी होती अगर चाय मिल जाती तो। आप इतना कह रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा इंतजार करो, मैं अभी चाय बना के लाता हूँ। इसके बाद बिरजू ने उन दोनों के लिए चाय बनाई और उन्हें दे दी। दोनों आदमियों ने पैसे टेबल में रख दिए। बिरजू उनके टेबल से ग्लास उठाने लगा, तभी उसकी नजर उन दोनों के उल्टे पैरों पर पड़ी। बिरजू वहीं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद बिरजू को होश आया, तो फिर बिरजू ने दुकान बंद की और उन पैसों को अपने पैसों की पेटी में हड़बड़ी में रख दिया और घर चला गया। आज आपको इतनी देर कहाँ हो गई जी? कुछ नहीं, बस थक गया हूँ, तुम खाना लगा दो। आप ठीक तो है ना? बस आँख लग गई थी दुकान में वहीं। इतना पसीना क्यों आ रहा है आपको? बस एक बुरा सपना देख लिया था। आप भी ना, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। चलिए हाथ मुँह धोकर खाना खाने आ जाइए। इसके बाद बिरजू खाना खा के सो गया। अगले दिन बिरजू उसे एक बुरा सपना सोचकर भूल गया। सुबह सुबह बिरजू की दुकान के सामने से एक बारात गुजरी। बिरजू ने सबके लिए चाय बना दी। ये लीजिए सबके लिए, अभी और बन रही है, तब तक आप ये पी लीजिए। अरे वाह भाई, ये तो बहुत बढ़िया है। सुनो भाई, हमारे यहाँ पास में ही एक कंपनी है, क्या तुम वहाँ सुबह दिन में और शाम को चाय भिजवा दोगे? बहुत सारे लोग हैं, पीने वाले तो बहुत हैं, इससे मुनाफा होगा तुम्हें। धन्यवाद साहब, मैं जरूर भिजवाऊंगा। अरे धन्यवाद कैसा, बस चाय ऐसी ही होनी चाहिए। इसके बाद बिरजू को बहुत मुनाफा हुआ। धीरे धीरे बिरजू ने अपने साथ काम पे एक लड़का और रख लिया। धीरे धीरे बिरजू को उस दिन की घटना याद आई और उस पर यकीन हो गया। उनके कहे अनुसार उसने उन पैसों को कहीं नहीं खर्च किया। उसने उन पैसों को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। धीरे धीरे बिरजू की किस्मत बदलने लगी। एक दिन, अरे देखो भाइयों, किस्मत हो तो बिरजू जैसी, एक साल में देखो कहां से कहां पहुंच गया। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो, पर कहीं कुछ गड़बड़ है। कल तक तो बिरजू हमारी तरह था और आज देखो, बड़ा घर, बड़ी दुकान। क्या जिंदगी है। क्या उम्र है तेरी बिरजू? अभी हम तेरी ही बात कर रहे थे, क्या बातें हो रही थी? बस यही कि तू देखते ही देखते कितना कामयाब हो गया। सब भगवान की कृपा है। भगवान की ही कृपा है या कुछ और? बताना, हमें भी नहीं बताएगा, हम तो तेरे दोस्त है ना। ऐसी कोई बात नहीं है यार, बस लगता है उस ऊपर वाले ने शायद हमारी गरीबी मिटाने के लिए ये सब किया है।
इसके बाद बिरजू वहाँ से चला गया। इसी तरह कई दिन बीतते रहे। वो लोग हर बार पूछते और बिरजू कुछ भी बहाना देकर टाल देता। एक दिन कैलाश ने बिरजू को अपने घर दावत पर बुलाया। बिरजू भी वहाँ पहुँच गया। खाना पीना खिलाने के बाद कैलाश ने बिरजू को शराब पिलानी शुरू कर दी। नशे में धुत हो जाने के बाद मौका देखकर कैलाश ने बिरजू से पूछा, आज तो तुझको बताना ही पड़ेगा। बताना, तेरा काम 1 साल में इतना कैसे चलने लगा? बताना है? बोल 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 बोल। बिरजू देख, आज तू झूठ नहीं बोल सकता। तुझे सिर्फ सच कहना है, सच बताना है भाई, सच। ठीक है, सुन। एक दिन जब मैं अपनी दुकान बंद कर रहा था, तभी वहाँ 2 लोग आए। उन दोनों ने मुझे चाय बनाने को कहा। पहले तो मैंने मना कर दिया, पर उन्होंने काफी बोला तो मैं मान गया। जाते समय उन्होंने कुछ पैसे टेबल पर रख दिए और जैसे ही मैं गिलास लेने टेबल के पास पहुंचा तो मैंने देखा उन दोनों के पैर तो उल्टे थे। मैं डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। बाद में जब होश आया तो मैं घर भाग गया। बस एक वो दिन है और आज का दिन। वाह भाई, किस्मत हो तो तेरी जैसी। रात भर बातें करने के बाद सुबह बिरजू अपने घर पहुंचा तो देखा घर पर आग लग चुकी थी। मालिक, सारी दुकानों में आग लग गई है। सब कुछ राख हो गया मालिक, सब कुछ राख हो गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? सुनिए जी, मैं अपना काम कर रही थी, तभी पूरे घर पर आग लग गई। हमारा घर बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। मुझे उन्हें कुछ नहीं बताना चाहिए था। हे प्रभु, ये सब क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया? इसके बाद बिरजू अपने उसी पुराने घर में रहने लग गया और उसी छोटी सी दुकान में पहले के दिनों की तरह चाय बेचने लगा। इसीलिए कहते हैं कभी भी अपने राज किसी को नहीं बताने चाहिए, कौन जाने कब किसका नुकसान हो जाए।